इमेजिन करो कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर बोले कि आज से कैंटीन का मेन्यू, स्पोर्ट्स डे की डेट और होमवर्क सब मैं अकेला ही डिसाइड करूंगा, क्लास टीचर की कोई पावर नहीं। तो क्या ऐसे स्कूल चल पाएगा? बिल्कुल नहीं, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि एक इंसान सारे डिसीजंस नहीं ले सकता। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है फेडरलिज्म का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में पावर सिर्फ दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती, बल्कि आपके स्टेट के सीएम और गांव के सरपंच के पास भी होती है। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो थ्योरी है, एग्जाम में क्या लिखेंगे? तो डरो मत, ये चैप्टर लिस्ट का खेल है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। साथ ही इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान देना, एसएसटी रटनी नहीं है, सिस्टम समझना है। तो चलो मिलके फेडरलिज्म चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और अदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में बांट दिया जाता है। इसे अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में बांट दिया जाता है। जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो हर एक स्टेट की अपनी अपनी होती है। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितने स्टेट हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज में दो ही लेवल होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। पर कुछ कंट्रीज जो ज़्यादा बड़ी और डाइवर्सिफाइड होती हैं उनमें एक तीसरा लेवल भी देखा जाता है, जो कि है लोकल लेवल। जैसे कि हमारी इंडिया है, तो इंडिया में हमें तीसरा लेवल भी देखने को मिलता है, जो कि है लोकल लेवल। तो ये जो पावर को डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेवल्स में, तो इसी पूरे सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म कहते हैं। आया समझ में? अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट ही होती है, बल्कि कई सारी कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में हर एक लेवल्स में पावर डिवाइड की जाती है, मतलब हर एक लेवल के पास अपनी अपनी पावर होती है। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। बाकी लेवल सब ऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं इंडिया एंड यूएसए, और वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो यहाँ तक हमने ये तो समझ लिया कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म क्या होता है, लेकिन अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। दूसरा फीचर है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, मतलब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट सेम ही सिटीजन्स को गवर्न करती हैं, पर उनके ज्यूरिडिक्शन यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। तीसरा फीचर है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस लेवल के पास कितनी पावर है, उनका क्या काम है, उनका कितना ज्यूरिडिक्शन है, ये सब क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है। यानी कि हर एक लेवल का वर्क या ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फोर्थ फीचर है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी एक लेवल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकता, बल्कि चेंजेस लाने के लिए दोनों ही लेवल्स के कंसेंट की ज़रूरत होती है। फिफ्थ फीचर है द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जब अलग अलग लेवल्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जो जुडिशरी होती है वो एक अंपायर की तरह काम करती है और डिस्प्यूट को सुलझाती है। सिक्स्थ फीचर है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर एक लेवल के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा ये पहले से ही फिक्स रहता है। सेवेंथ फीचर है फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला कंट्री में सुरक्षा और यूनिटी बनी रहे, और दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब रीजनल डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, लोग खुशी खुशी रह पाएँ। तो अभी तक हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और जाना कि फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है।
लेकिन अब हम ये जानते हैं कि फेडरेशन फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी कि अब हम टाइप ऑफ फेडरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फेडरेशन फॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन को देखते हैं। तो जैसा कि नाम ही है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे देश एक साथ आ जाते हैं और मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं या एक बड़ा नेशन बनाते हैं। उसे ही हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ये साथ में इसलिए आते हैं ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो सके और एक बड़ी आइडेंटिटी मिल सके। इसमें क्या होता है, यूजुअली हर एक स्टेट के पास बराबर पावर होती है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर किसी स्टेट ने अपने स्टेट के लिए डिसीजन ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिसमिस नहीं कर सकती। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे यूएसए है तो यूएसए में यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड एंड ए से ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने की अलग अलग स्टेट्स के बीच में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। तो इस तरह की फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसमें हर एक स्टेट के पास बराबर पावर नहीं होती, बल्कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है, जिस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को डिसमिस कर सकती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। आए समझ में? तो अभी तक हमने फेडरलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें जान ली, और अभी पिछले एग्जाम्पल से आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, आइए जानते हैं। तो पहली चीज़ है, इंडिया हैज़ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली बताया गया है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या काम है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी दी गई हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या काम है। जैसे कि सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। चूंकि ये सब्जेक्ट पूरे देश से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है या डिसीजन ले सकती है। दूसरी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि स्टेट और लोकल लेवल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इनके ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और अगर इन केस इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसकी बात मानी जाए, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में नहीं आते, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं आते क्योंकि ये नए सब्जेक्ट हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते तो उन्हें रेसिडरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, और इन रेसिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। आए समझ में? तीसरा पॉइंट है, हमारी इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये है कि पावर शेयर तो की गई है सभी स्टेट्स के बीच में, पर सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी गई है। जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इन स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर्स दी गई हैं, ताकि इंडिजिनस लोगों के लैंड राइट प्रोटेक्टेड रहें और उनका जो कल्चर है वो भी सही सलामत बचा रहे। इसीलिए किसी भी अदर स्टेट का व्यक्ति इन स्टेट्स में परमानेंट लैंड या घर नहीं खरीद सकता। इसी तरीके से जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी ज्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं, उनके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहता है।
और वो ही लॉज बना सकती हैं। केवल 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि है दिल्ली और पुडुचेरी, जहां चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं। चौथा पॉइंट है, इंडिया के अंदर जो पावर शेयरिंग हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुई है। तो क्या हम इस पावर शेयरिंग के इस फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस फेडरल स्ट्रक्चर के लिए चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है। अगर चेंजेस लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल लेना होता है। साथ में एटलीस्ट आधी स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल लेना होता है, तभी इंडिया के इस फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जा सकता है, जो कि काफी मुश्किल है। 5th पॉइंट है, इंडिया के अंदर अगर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, यानी कि विवाद होता है, तो जो जुडिशरी होती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, तो वे इस सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं। 6th पॉइंट है, इंडिया के अंदर जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से इकट्ठा करेगी, तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो सारे पॉइंट्स है हमने देखे, वो ये बताते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हमारी इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है और हमारा फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों है। तो इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, मतलब ऐसे स्टेट्स जिन्हें भाषा के आधार पर बनाया गया हो। दोस्तों, शुरुआती समय में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे लीडर्स के मन में ये डर था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर अगर स्टेट्स को बनाया गया तो कहीं इससे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, मतलब कंट्री के लोग कहीं बिखर ना जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसा नहीं होता है। जब 1950 में इंडिया के कई सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बांटा गया, तो इससे कंट्री की यूनिटी और ज्यादा बढ़ी है, ना कि कम हुई है। मतलब कंट्री को चलाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। इसीलिए आज के समय में हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि स्टेट्स को केवल लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाया गया था, बल्कि कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर, एथेनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बनाया गया था, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था, जिससे फेडरलिज्म इंडिया में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होता है और लोग अलग अलग स्टेट्स में भी खुशी खुशी रह पाते हैं। दूसरा रीज़न है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपको ये लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे देश में तो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। हमारे देश में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, पर वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी के अलावा भी 21 लैंग्वेजेस और बोली जाती हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जिस वजह से जितने भी स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादातर काम अपनी ही लैंग्वेज में होता है। वहीं अगर हम इस पॉइंट को श्रीलंका के केस से कंपेयर करें, तो आपको पता है कि श्रीलंका में सिनाला लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपा गया था तमिल्स के ऊपर, और इसी वजह से कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला था। इसलिए हमारी इंडिया में सभी लैंग्वेजेस को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ताकि इंडिया में श्रीलंका जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए और इंडिया में फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आए समझ में? तीसरा रीजन है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इंडिया में सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस बेहतर होने की वजह से भी फेडरलिज्म काफी बेहतर हुआ है। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। पहले सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस बेहतर नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के बाद सेंटर पर एक ही पार्टी रूल करती थी, जिस वजह से अगर किसी स्टेट में अदर पार्टी आ भी जाती थी तो उस पार्टी और स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नज़रअंदाज करती थी, मतलब उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ताकि अगली बार जब इलेक्शन हो तो उस स्टेट में उन्हीं की पार्टी आ सके। लेकिन 1990 के बाद से सिचुएशन काफ़ी बेहतर होती जाती है, क्योंकि 1990 के बाद से कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सेंटर पर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से मजबूरन अलग अलग नेशनल और स्टेट पार्टीज को मिलकर कोलिजन फॉर्म करना पड़ता था, तब जाकर सेंटर पर सरकार बन पाती थी, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आने लगी थी और उनके बीच में रिलेशंस भी अपने आप ही बेहतर होते चले गए थे। लास्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या थी, मतलब लोकल लेवल को पावर देने की जरूरत क्या थी। तो जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में एक छोटे से एरिया में
क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं, इनकी जानकारी लोकल लोगों को ही बेहतर होती है। इसलिए लोकल लेवल को भी पावर देना जरूरी था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही उन इश्यूज को सही से समझ सकती है और उनको सही तरीके से सेटल कर सकती है। अब दोस्तों भले ही डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, मतलब सेंटर और स्टेट से कुछ पावर लेकर लोकल लेवल को दे दी गई थी, लेकिन इन रियलिटी लोकल गवर्नमेंट केवल नाम मात्र थी, उसे उतनी पावर नहीं दी गई थी। लेकिन 1992 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जिससे लोकल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट, लोकल लेवल पर इलेक्शंस को रेगुलरली हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया जाता है। दूसरा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसे कि SC, ST एंड OBC, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं लोकल बॉडीज में। तीसरा, वुमेन्स को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है। चौथा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है हर एक स्टेट में, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपल, जिनका काम था लोकल लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। पांचवा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपनी कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, साथ में रेवेन्यू भी शेयर करेगी। तो ये थे कुछ मेजर स्टेप्स जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लिए गए थे, जिस वजह से जो ये थर्ड टियर था वो काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव हो गया। अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा और समझते हैं और जानते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट आखिर होती कैसी है। तो लोकल गवर्नमेंट दो टाइप की होती है। पहली रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज बोला जाता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में होती है। दूसरी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसे म्युनिसिपैलिटीज बोला जाता है, जो कि शहरी इलाकों में होती है। तो सबसे पहले हम रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो जो अलग अलग गांव होते हैं उनमें होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक अकेले गांव की होती है, और अगर गांव छोटे हैं तो 2-3 गांव की एक अकेली ग्राम पंचायत भी बना दी जाती है। तो जो एक ग्राम पंचायत होती है उसमें से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है। सरपंच जो होता है वो हेड होता है पूरी ग्राम पंचायत का। अब इन अलग अलग ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है एक पंचायत समिति, और ऐसे ही अलग अलग पंचायत समिति से मिलकर बनता है एक जिला परिषद। तो अगर हम पंचायती राज का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर होती है, जिसका हेड होता है सरपंच। फिर उसके ऊपर आती है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है। अब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनमें होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें होती है म्युनिसिपैलिटीज। और म्युनिसिपैलिटीज का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। तो यहाँ तक हमने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इससे लोकल लोगों को आवाज़ मिली, साथ में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला। इनफैक्ट अगर हम टोटली देखें तो इंडिया में लगभग 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल लेवल पर, और ये नंबर कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टेप था, लेकिन अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ कमियां हैं। जैसे कि इलेक्शन तो रेगुलरली होते हैं, पर जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज नहीं होती। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी भी लोकल गवर्नमेंट को इनफ पावर नहीं दी है जितनी उन्हें ज़रूरत है। तो इस तरीके से कुछ कमियां भी हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ क्लिक करो, वहाँ से आप इन्हें ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर वहाँ से डाउनलोड ना हो पाए इन एनी केस, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।